अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास सी शार्प की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं सी शार्प का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है सी शार्प इनम। इनम हम शॉर्ट में पढ़ते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इन्यूमरेशन। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं इन्यूमरेशन से रिलेटेड सी शार्प के अंदर। तो भाई अगर अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन प्रेस कर लो। ठीक है, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास दो चैनल्स हैं। ठीक है, एक टेक्नोवर्स वाईटी और दूसरा चैनल है हेवनली डिलीशियस। ये दोनों मेरे घर के चैनल्स हैं। पहला वाला चैनल छोटे भाई का है जो कि कंप्यूटर की जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं उससे रिलेटेड है, और हेवनली डिलीशियस ये भी मेरे घर का चैनल है रेसिपीज़ वगैरह के हिसाब से। तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने अभी तक इन दोनों को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तो बगैर टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्टिव्स की। मतलब कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इनम, इनम क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे बिल्ट इन इनम्स। भाई देखो, बिल्ट इन इनम्स का मतलब देखो, हमारे पास सी शार्प डॉट नेट के अंदर बिल्ट इन इनम्स भी मौजूद हैं। जिस तरह से हमारे पास बिल्ट इन क्लासेज होती हैं, बिल्ट इन इंटरफेसेस होते हैं, उसी तरह बिल्ट इन इनम्स भी होते हैं। मतलब सी शार्प डॉट नेट के अंदर कुछ बिल्ट इन इनम्स पहले से बने बनाए मौजूद हैं। सी शार्प के अंदर है, मतलब कंसोल एप्लीकेशन के अंदर है, ASP.NET MVC एप्लीकेशन के अंदर है, कोर के अंदर है, और बहुत सारी, मतलब जहाँ जहाँ सी शार्प यूज़ हो रही है वहाँ वहाँ आपके पास बिल्ट इन इनम्स मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे बिल्ट इन इनम्स का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। और फिर यहाँ पे देखो, हाउ कैन वी क्रिएट इनम्स, मतलब हम अपने इनम्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम इनम्स किस तरह से बना सकते हैं, उसको भी देखेंगे इस लेक्चर में। फिर हम देखेंगे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जिसके अंदर हम इनम को बनाएंगे और इनम को यूज़ करेंगे। और फिर वाई एंड व्हेन टू यूज इनम्स। देखो, ये एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सवाल लगता है स्टूडेंट्स को कि इनम्स हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर। और फिर देखो, इनम कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग विद इनम। मतलब भाई देखो, जब भी हम इनम्स यूज़ करते हैं ना तो हमें वहाँ पे टाइप कास्टिंग, मतलब टाइप कन्वर्जन, डेटा टाइप कन्वर्जन करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उसको भी हम इसी लेक्चर के अंदर देखेंगे। फिर देखो, इनम विद स्विच, इसकी भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे। मतलब इनम को स्विच के साथ भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इसकी भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कवर करेंगे। ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको इनम का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। अब देखो, सी शार्प इनम, सबसे पहले सी शार्प इनम की बात कर रहा है। भाई देखो, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको अपना लेक्चर बहुत ज़्यादा ईजी करके समझाऊँ। तो इसीलिए सी शार्प इनम की अगर मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन बताऊं, बहुत ज़्यादा सिंपल, मतलब 3 वर्ड्स की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, तो यहाँ पे देखो, इनम इज अ सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। इनम क्या होते हैं? सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। और देखो, ये जो डेफिनेशन है ना, ये सिर्फ सी शार्प से रिलेटेड नहीं है। मतलब अगर आप कोई दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर कर रहे हो, जिस तरह जावा हो गया, उसके अंदर भी आपके पास इनम का कॉन्सेप्ट है, तो वहां पे भी इसकी डेफिनेशन यही होती है, सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। मतलब भाई देखो, आपको पता है ना, बहुत सारे कांस्टेंट्स हैं हमारे पास। मतलब ऐसे कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, जिसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपने एक नाम सुना होगा पाई, PI। ठीक है, मैथ का कांस्टेंट है, सबको पता है। तो इसी तरह से बहुत सारे कांस्टेंट्स हैं। जिस तरह से अगर मैं आपको बताऊं, हमारे वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 डेज क्या है? कांस्टेंट है ना। क्या हम 7 डेज से ज़्यादा, मतलब मैं कोई 8वां दिन ऐड कर सकता हूँ वीक के अंदर? नहीं कर सकता। इसी तरह मंथ कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो ये 12 के 12 क्या हैं? कांस्टेंट्स हैं, सेट ऑफ कांस्टेंट्स हैं। तो क्या मैं कोई 13वां महीना ऐड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि ये कांस्टेंट्स हैं। क्या मैं फरवरी का नाम चेंज करके कोई दूसरा नाम कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह के जो सेट ऑफ कांस्टेंट्स हैं उनको कहा जाता है इनम। तो जाहिर बात है, प्रोग्रामिंग के अंदर भी हमें सेट ऑफ कांस्टेंट्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनम का कॉन्सेप्ट। मतलब हम अपने भी इनम बना सकते हैं, और सी शार्प डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर हमारे पास पहले से बहुत सारे इनम्स बिल्ट इन मौजूद हैं, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बिल्ट इन इनम्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, मतलब वो बहुत सारे नहीं है। मतलब कुछ कुछ जगहों पे हम बिल्ट इन इनम्स को यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली हमें क्या करना पड़ता है? अपने इनम्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आओ, सेकेंड पॉइंट। अब देखो, एन इनम इज अ स्पेशल क्लास। देखो, इनम को क्या कहा जा रहा है? एक स्पेशल क्लास कहा जा रहा है। इसका मतलब जब मैं ये इनम बनाऊंगा तो वो इनम समझ लो एक स्पेशल क्लास होगी। क्लास तो नहीं होगी,
क्योंकि इनम को जब हम बनाएंगे तब हम इनम का ही कीवर्ड यूज करेंगे, लेकिन इनम को क्या कहा जा रहा है, एक स्पेशल क्लास कहा जा रहा है दैट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेंट्स। देखो वही बात आ गई जो मैंने आपको पहली लाइन में बताई थी, सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स या ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेंट्स। और कॉन्स्टेंट्स का क्या मतलब होता है, अनचेंजेबल, रीड ओनली वेरिएबल्स। मतलब कांस्टेंट किसे कहते हैं, अनचेंजेबल, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। रीड ओनली मतलब जिसकी वैल्यू हम रीड कर सकते हैं, मतलब एक दफा जब कांस्टेंट बन जाता है उसकी वैल्यू हम रीड कर सकते हैं, हम उसके अंदर दोबारा से राइट नहीं कर सकते। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, इनम इज शॉर्ट फॉर इन्यूमरेशंस। ठीक है, वही बात कि देखो इनम तो हम शॉर्ट में कहते हैं ना, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इन्यूमरेशंस। और यहां पे देखो इन्यूमरेशंस का क्या मतलब है, विच मीन्स स्पेसिफिकली लिस्टेड। स्पेसिफिकली लिस्टेड का मतलब, भाई अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, हमारे दोस्त तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ हमारे ऐसे दोस्त होते हैं जिनको हम स्पेसिफिकली लिस्ट करते हैं एक सेपरेट जगह पे। मतलब ऐसे दोस्त जो हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स मतलब जिनको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। अक्सर ऐसे दोस्त होते हैं ना हमारी लाइफ में कि जो बचपन से लेके एंड तक, मतलब हमारे मरते दम तक हमारे साथ होते हैं। ऐसा बहरहाल बहुत कम होता है लेकिन होते ज़रूर हैं, किसी की लाइफ में होते हैं, किसी की लाइफ में नहीं होते। तो मतलब यहाँ पे वो जो इनम कह रहा है ना, इनम मतलब स्पेसिफिकली लिस्टेड, जिसको आप बिल्कुल सेपरेटली क्या करते हो, लिस्ट करते हो, जिसको आप कांस्टेंट बना के सेपरेटली क्या करते हो, लिस्ट करते हो, तो उसको बेसिकली कहा जा रहा है आपके पास इनम। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो हाउ टू क्रिएट इनम इन सी शार्प, मतलब हम इनम बनाएंगे किस तरह से सी शार्प में। तो यहाँ पे देखो, टू क्रिएट एन इनम यूज द इनम कीवर्ड इंस्टेड ऑफ क्लास और इंटरफेस। मतलब भाई देखो, जिस तरह हम क्लास बनाते हैं ना, तो क्लास बनाते वक्त हम क्लास का कीवर्ड यूज करते हैं, इंटरफेस बनाते वक्त हम इंटरफेस का कीवर्ड यूज करते हैं, लेकिन अगर हमें इनम बनाना है तो हम इनम का ही कीवर्ड यूज करेंगे। एंड सेपरेट द इनम आइटम्स विद अ कॉमा। मतलब जब इनम के अंदर हम वो कॉन्स्टेंट्स पास करेंगे ना, सेट ऑफ कॉन्स्टेंट पास करेंगे, तो उसको सेपरेट किससे करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो देखो कस्टम इनम के ऊपर आने से पहले, मतलब हम अपने इनम्स किस तरह से बनाते हैं उसके ऊपर आने से पहले, अगर मैं आपको बिल्ट इन इनम्स के बारे में बताऊं, ठीक है, देखो मैं आता हूं अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया मैं विजुअल स्टूडियो में, एक न्यू प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं। देखो यहाँ लेफ्ट साइड से विजुअल सी शार्प सेलेक्ट करूंगा, कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं इस एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे रख देता हूँ सी शार्प इनम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आके ओके करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये आ चुका है हमारा प्रोग्राम, जिसका नाम क्या रखा है, सी शार्प इनम्स। तो भाई देखो इसके अंदर अगर मैं बिल्ट इन इनम्स की बात करूं, भाई देखो आपको पता है ना, जब भी हम अपना प्रोग्राम ये रन करते हैं कंसोल एप्लीकेशन, तो एक ब्लैक कलर की विंडो अपीयर होती है, उसी को कंसोल कहा जाता है। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, देखो मैं अपनी कंसोल विंडो को होल्ड करने के लिए यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन लिखता हूँ, ठीक है, और आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आओ, रन करते हैं। ठीक है, देखो ये है हमारी कंसोल विंडो, नजर आ रही है आपको। तो भाई इसके ऊपर जब भी मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूं ना, तो उस टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर या उसका टेक्स्ट कलर हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो हम चेंज कैसे कर सकते हैं, इनम को यूज करके। किस तरह से, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे मैं एक लाइन लिखता हूँ, ठीक है, CW लिख के टैप टैप करता हूँ, और मैं यहाँ पे कहता हूँ माई नेम इज मोहम्मद आदिल। ठीक है, ये मैंने अपना नाम लिखा। तो अगर मैं अभी इसको रन करके दिखाऊं, तो ये देखो क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, माय नेम इज मोहम्मद आदिल, और देखो इसका भी कलर क्या है, वाइट। तो अगर मैं इस लाइन का बैकग्राउंड कलर और इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहूँ, ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इनम यूज करता हूँ। किस तरह से, यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ कंसोल, कंसोल डॉट लिखता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर। ठीक है, डॉट लगा के बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर क्या है, प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको मैं कलर कैसे प्रोवाइड करूंगा, कलर मैं इसको प्रोवाइड करूंगा एक इनम की मदद से। और वो इनम क्या है, देखो उसका नाम है ये कंसोल कलर। और देखो कंसोल कलर के बाद जैसे ही मैं डॉट लगाता हूं, तो देखो ये आ गया इसके सारे सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। मतलब देखो कंसोल डॉट कलर क्या है, एक इनम है। देखो मैं माउस लेके जाता हूं, देखो क्या लिखा हुआ है, इनम, नजर आ रहा है आपको। स्पेसिफाइज, देखो अगर आप नीचे इसकी डेफिनेशन देखो क्या लिखा है, स्पेसिफाई कॉन्स्टेंट दैट डिफाइन फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स फॉर द कंसोल। तो अभी मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर रहा हूं ना, तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ येलो। ठीक है, और देखो एक चीज नोटिस करो, जितने भी आपके पास कांस्टेंट होते हैं उसका जो पहला लेटर है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। ठीक है, तो समझ में आया, ये कंसोल कलर क्या है, हमारे पास इनम है, और डॉट लगा के हम क्या करते हैं, इस इनम के अंदर से कांस्टेंट्स को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो मैंने अपने कंसोल का बैकग्राउंड कलर सेट किया ना। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं दोबारा यहाँ पे कहता हूँ कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट, और अब मैं यहाँ पे कहता हूँ फोरग्राउंड कलर। फोरग्राउंड मतलब टेक्स्ट कलर, फॉन्ट कलर, और इसमें भी मैं यही इनम यूज करता हूँ जिसका नाम है कंसोल कलर। और डॉट लगा के मैं इसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कांस्टेंट सेलेक्ट कर देता हूँ रेड कलर। ठीक है, तो मतलब देखो
हमारा टेक्स्ट कलर जो भी प्रिंट होगा कंसोल पे उसका कलर रेड होगा, और वो जो हमारे पास टेक्स्ट होगा उसके बैकग्राउंड पे हमें कलर क्या नजर आएगा, येलो। और मैंने यहाँ पे अभी क्या प्रिंट करवाया, माय नेम इज मोहम्मद आदिल। तो देखो आपने भी इसी तरह से करना है, पहले यहाँ पे उसकी सेटिंग्स को सेट करना है, उसके बाद डेटा प्रिंट करवाना है। तो देखो अब मैं यहाँ पे आके रन करता हूँ, आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो नजर आ रहा है माय नेम इज मोहम्मद आदिल, इसका टेक्स्ट कलर क्या है, रेड है, और बैकग्राउंड कलर क्या है आपके पास, येलो। ठीक है, तो देखो ये आपके पास इनम हमने नहीं बनाया, कंसोल कलर ये आपके पास कंसोल एप्लीकेशन में पहले से आपको मिलता है। और मैंने क्या बताया, इस तरह के बहुत सारे इनम्स हैं हमारे पास डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर, डॉटनेट कोर फ्रेमवर्क के अंदर भी हैं, जो कि हम अपनी अलग अलग एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। कंसोल एप्लीकेशन हो, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन हो, ASP.NET MVC हो, कोर एप्लीकेशन हो, तो उसके अंदर बहुत सारे बिल्ट इन आपको इनम मिल जाते हैं। तो भाई देखो अब मैं यहाँ पे बात करूंगा कि हम अपना कस्टम इनम किस तरह से बनाते हैं। तो देखो ये जो 3 लाइंस है इनको मैं यहाँ से कमेंट करता हूँ, Ctrl+K Ctrl+C। और मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि भाई इनम बनाने के लिए सबसे पहले मैं इनम का कीवर्ड यूज करूंगा, फिर इनम का नाम आएगा, और इनम के जितने भी कांस्टेंट है, जितने भी वैल्यूज हैं, उनको मैं कॉमा से सेपरेट करूंगा। तो भाई यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने नेम स्पेस के अंदर। देखो नेम स्पेस की बॉडी यहाँ पे जो शुरू हो रही है, यहाँ पे मैं सबसे पहले इनम का कीवर्ड यूज करता हूँ, और फिर अपने इनम का नाम मैं रखता हूँ डेज। ठीक है, और यहाँ पे आके इसकी आ गई बॉडी, और अब मैं इसके अंदर डायरेक्ट डेज स्पेसिफाई कर देता हूँ जो भी मेरे पास है। ठीक है, मैं संडे से स्टार्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ संडे, कॉमा से सेपरेट करना है मंडे, और इसी तरह से सारे डेज में दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मैंने क्या किया, एक इनम बनाया, इस इनम का नाम क्या रखा, डेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, इसके अंदर सारे डेज स्पेसिफाई कर दिए, और ये सारे डेज क्या हैं आपके पास, कांस्टेंट्स हैं। तो मतलब ये देखो सेट ऑफ कांस्टेंट्स हो गया ना, तो सेट ऑफ कांस्टेंट्स को मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, इनम, जिसका मैंने नाम क्या रखा, डेज। तो मतलब देखो अब ये इनम उसी तरह से हमारे पास आ चुका है जिस तरह क्लासेस होती हैं, इंटरफेसेस होते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको यूज करता हूं अपने मेन मेथड के अंदर। ठीक है, तो देखो मेन मेथड में मैं किस तरह से यूज करूंगा, देखो अगर मुझे डायरेक्ट इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो देखो मैं CW टैप टैप करता हूं। ठीक है, और इसके अंदर मैं सबसे पहले अपने इनम का नाम मैं यहाँ पे कहता हूँ डेज, डॉट लगाऊंगा। जैसे ही डॉट करूंगा देखो इंटेलिजेंस ने जो जो आपके पास इसके अंदर सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स है वो दिखा दिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ संडे। तो देखो ये इनम मैंने राइट लाइन में पास किया, तो जैसे ही मैं रन करूंगा अपने प्रोग्राम को तो मुझे कंसोल में क्या नजर आएगा, यहाँ पे देखो संडे। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता जाऊं। भाई देखो ये मैंने यहाँ पे 7 डेज लिखे है ना, तो देखो C# इसको कंपाइल पता है किस तरह से करता है आपके इनम को। मतलब देखो जिस तरह ये पहला एलिमेंट है ना, पहला आइटम है आपके इनम का जिसका क्या नाम है संडे, तो इस संडे को एक इंटीजर वैल्यू असाइन होती है और वो होती है 0। क्या होती है, 0। ठीक है, सेम इसी तरह मंडे आपके पास इसकी वैल्यू है 1, फिर सेम इसी तरह ट्यूसडे है इसकी है 2, इसी तरह 3। मतलब देखो जिस तरह एरे के इंडेक्स नंबर हम पास करते हैं ना, तो सेम इसी तरह इनम के अंदर जो वैल्यूज होती है ना, तो हर वैल्यू को यहाँ पे क्या असाइन होता है, एक इंटीजर वैल्यू असाइन होती है। ठीक है, इसको भी अभी मैं आगे जाके बताता हूँ कि किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। यहाँ पे देखो अभी मैंने डायरेक्ट इसको इस तरह से प्रिंट करवाया ना, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, इस लाइन को मैं कमेंट आउट करता हूँ, Ctrl+K Ctrl+C, और यहाँ पे देखो यहाँ पे अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया, तो वो वेरिएबल किस टाइप का होगा, डेज इनम टाइप का होगा, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई बर्थडे। ठीक है, मेरा बर्थ का जो डे है वो क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं ये डेज इनम को एक्सेस करता हूँ और डॉट लगा के मैं कहता हूँ कि भाई मैं फ्राइडे वाले दिन पैदा हुआ था। तो देखो ये जो फ्राइडे हमारे पास डे है ये मैंने कहाँ डाल दिया, अपने बर्थ डे के वेरिएबल में। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ सिर्फ ये वाला वेरिएबल प्रिंट करवाऊँ तो मैं यहाँ पे डालता हूँ बर्थडे। ठीक है, तो देखो अब जैसे ही रन करूंगा तो मुझे यहाँ पे अपने कंसोल पे क्या नजर आएगा, फ्राइडे। ठीक है, तो इस तरह से भी आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक इनम बनाया है। ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स टोटल कितने हैं, 7 है। और चूंकि देखो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए देखो ये एंड कहाँ पे हो रहा है, 6 पे। और यहाँ पे देखो इसको मैं एक्सेस किस तरह से कर रहा हूँ, यहाँ पे इस तरह से एक्सेस कर रहा हूँ। मतलब आप डायरेक्ट भी इसको इस तरह से प्रिंट करवा सकते हो और किसी वेरिएबल में स्टोर करके उसको भी आप प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आओ। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। अब देखो C# इनम के बारे में कुछ और पॉइंट बता रहा है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन C# एन इनम और इन्यूमरेशन टाइप इज यूज टू असाइन कांस्टेंट नेम्स टू अ ग्रुप ऑफ न्यूमेरिक इंटीजर वैल्यूज। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये ऐसे आपके पास कांस्टेंट नेम्स होते हैं जो हम न्यूमेरिक इंटीजर वैल्यूज को असाइन करते हैं। भाई देखो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखो ये देखो मैंने क्या बताया था, ये संडे है, ये संडे मैंने किसको असाइन किया, 0 इंटीजर वैल्यू को। मंडे मैंने किसको असाइन किया, 1 इंटीजर वैल्यू को। मतलब आप यहाँ पे नेम कोई भी दे सकते हो, लेकिन आपने याद रखना है कि वो आपके पास एक इंटीजर वैल्यू को असाइन होते हैं।
मतलब जितने भी सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स हैं उनके बैक एंड में आपके पास एक इंटीजर नंबर होता है। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट मेक्स कॉन्स्टेंट वैल्यूज मोर रीडेबल। फॉर एग्जाम्पल, वीक डेज डॉट मंडे इज मोर रीडेबल देन नंबर 0 व्हेन रेफरिंग टू द डे इन अ वीक। मतलब भाई देखो, जब आप इनम बनाते हो ना तो वो मोर रीडेबल होता है। मोर रीडेबल किस तरह से, भाई यहाँ पे देखो, अगर मैं खाली यहाँ पे 0 लिख देता तो जो हमारा यूजर है वो कंफ्यूज हो जाता ना कि भाई 0 का क्या मतलब है, क्योंकि 0 का मतलब तो वीक डेज में कोई भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे ये जो इंटीजर्स हैं इनको पास नहीं करते, बल्कि हम यहाँ पे एक मीनिंगफुल, एक रीडेबल क्या पास करते हैं, स्ट्रिंग पास करते हैं। लेकिन ये स्ट्रिंग नहीं है, याद रखना, ठीक है। आप इसको स्ट्रिंग नहीं कह सकते, आप इसको इनम टाइप के सेट कॉन्स्टेंट्स ही कहोगे, मतलब सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, एन इनम इज डिफाइंड यूजिंग द इनम कीवर्ड डायरेक्टली इनसाइड अ नेम स्पेस, क्लास और स्ट्रक्चर। अब देखो बता रहा है कि ये जो इनम है ये आप कैसे बनाओगे, इनम के कीवर्ड को यूज करके। और कहाँ कहाँ इनम आप बना सकते हो, आप अपने नेम स्पेस के अंदर बना सकते हो, आप अपने क्लास के अंदर बना सकते हो, या आप अपने स्ट्रक्चर के अंदर बना सकते हो। मतलब अगर अभी आप यहाँ पे देखो, अभी मैंने ये जो अपना इनम बनाया है ये मैंने कहाँ बनाया, अपने नेम स्पेस के अंदर बनाया। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है, देखो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और मैं इसको अपनी प्रोग्राम क्लास के अंदर ले आता हूँ, ठीक है। देखो प्रोग्राम क्लास की बॉडी के अंदर ले आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब मैंने क्लास के अंदर बनाया है और देखो एक्सेस उसी तरह से करोगे जिस तरह से हम पहले कर रहे थे, ठीक है। अगर मैं रन करके दिखाऊं तो हमारे प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे देखो कोई भी इशू नहीं होगा, बिल्कुल सही आ रहा है फ्राइडे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इस क्लास के अंदर नहीं बनाता, मैं इसको अपने नेम स्पेस के अंदर ही रहने देता हूं। क्योंकि देखो नेम स्पेस के अंदर अगर आप इसको रहने दोगे ना तो इसका फायदा क्या है कि आप इसको दूसरी क्लासेस में भी यूज कर सकते हो। अभी तो हमारे पास एक ही क्लास है ना, प्रोग्राम क्लास, लेकिन अगर दूसरी क्लासेस होंगी तो उसको भी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। फिर आगे आ जाओ, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल द कॉन्स्टेंट नेम्स कैन बी डिक्लेयर्ड इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। मतलब जितने भी आप कॉन्स्टेंट्स नेम डिफाइन करोगे ना, देखो एक तो एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर होंगे सारे, देख रहे हो, और हर आइटम यहाँ पे देखो कॉमा से सेपरेट हुआ हुआ है, ठीक है। लास्ट आइटम में मैंने कॉमा नहीं दिया क्योंकि इसके बाद और कोई आइटम मौजूद नहीं है, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द डिफॉल्ट अंडरलाइंग टाइप ऑफ एन इनम इज इंट। भाई देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका इनम है ना उसकी जो डिफॉल्ट आपके पास अंडरलाइंग टाइप है, मतलब अंडरलाइंग डेटा टाइप है, वो क्या है, इंटीजर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो वैल्यूज है ना ये स्टोर कहाँ पे हो रही हैं, ये एक इंटीजर वैल्यू पे स्टोर हो रही हैं। मतलब आप समझ लो कि जो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये कुछ भी नहीं है, इनका जो मेन काम है वो कौन करके दे रहा है, ये जो इंटीजर वैल्यूज हैं, क्योंकि ये सारी वैल्यूज असाइन कहाँ पे हो रही हैं, इन्हीं इंटीजर वैल्यूज के अंदर हो रही हैं। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर फर्स्ट एलिमेंट इज 0 एंड गेट्स इंक्रीमेंटेड बाय 1। मतलब अगर आप यहाँ पे देखो, जब भी आप कोई इनम बनाते हो ना तो ये जो आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं, ठीक है, इसमें जो पहली वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो एक एक इंक्रीमेंट होती जाती हैं। मतलब 0 से स्टार्ट होगा तो बाकी 1 2 3 4 5, अगर और एलिमेंट्स होते तो उनके अंदर भी वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाती, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट, इनम्स आर वैल्यू टाइप्स। भाई देखो अब ये इंटरव्यूज के अंदर सवाल पूछा जाता है कि इनम्स जो हैं वो हमारे पास वैल्यू टाइप है या रेफरेंस टाइप है। भाई देखो आपको पता है ना कि आपके पास दो टाइप्स की डेटा टाइप्स होती हैं, वैल्यू टाइप्स और रेफरेंस टाइप्स। वैल्यू टाइप्स के अंदर आपके पास जितनी भी है, इंटीजर है, शॉर्ट है, बाइट है, ये सारी डेटा टाइप किस में आ जाती हैं, वैल्यू टाइप्स में। और आपके जो क्लासेज हैं, इंटरफेसेस हैं, ये सारे किस में आ जाते हैं, रेफरेंस टाइप्स में। तो भाई अगर किसी ने हमारा वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप वाला लेक्चर नहीं देखा तो इसी प्लेलिस्ट के शुरू में आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। तो इनम्स को याद रखना, इनम्स क्या होती हैं, वैल्यू टाइप्स। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, इनम्स आर मोर रीडेबल एंड मेंटेनेबल। मतलब देखो इनम्स को क्या कहा जा रहा है, मोर रीडेबल कहा जा रहा है। मोर रीडेबल और मोर मेंटेनेबल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि भाई देखो अगर मैं यहाँ पे संडे प्रिंट करवाने के बजाय सिर्फ 0 प्रिंट करवाऊं तो भाई क्या आप समझ सकते हो कि 0 पे कौन सा डे है, नहीं समझ सकते। तो जब मैंने 0 को कोई वैल्यू असाइन कर दी और इस वैल्यू को जब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो ये मोर रीडेबल हो जाएगा। अभी इसकी आगे जाके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी करूंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। फिर यहाँ पे देखो, इनम इज कन्वर्टेड इनटू एब्स्ट्रैक्ट क्लास बिहाइंड द सीन्स। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब इनम जब आपके पास कंपाइल होता है ना और जब उसे कन्वर्ट किया जाता है तो वो बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कन्वर्ट होता है बिहाइंड द सीन्स। मतलब ये हमें नजर नहीं आएगा, लेकिन इनम को जब कंपाइल किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है तो वो बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर किसी को एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं है तो हमारी सी शार्प की प्लेलिस्ट में एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी लेक्चर है, तो वहां से जाके आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट देख सकते हो। फिर आगे आ जाओ। अच्छा अब यहाँ पे देखो, अब बात कर रहे हैं सी शार्प इनम वैल्यूज।
अच्छा देखो, पहले तो इसको समझ लो कि ये वैल्यूज किसे कह रहा है। भाई देखो, ये वैल्यूज इसको नहीं कह रहा, मतलब ये जो मैंने संडे मंडे ट्यूसडे दिया है ना, वैल्यूज इसको नहीं कह रहा। वैल्यूज किसे कह रहा है? ये जो हमारे पास इंटीजर वैल्यूज हैं 0 1 2 3, इनको वैल्यूज कहा जा रहा है इनम के अंदर। तो यहां पे देखो पहला पॉइंट, इफ वैल्यूज आर नॉट असाइन टू इनम मेंबर्स देन द कंपाइलर विल असाइन इंटीजर वैल्यूज टू ईच मेंबर स्टार्टिंग विद 0 बाय डिफॉल्ट। मतलब देखो यहां पे क्या कह रहा है, इफ वैल्यूज आर नॉट असाइन टू इनम मेंबर्स। भाई देखो, इनम मेंबर्स किसको कहा जा रहा है? ये जो संडे मंडे ट्यूसडे है ना, इनको कहा जा रहा है मेंबर्स, और ये जो 0 1 2 3 है, इनको कहा जा रहा है इनम वैल्यूज। तो ये जरा इसमें डिफरेंशिएट कर लेना। तो मतलब यहां पे कह रहा है कि भाई अगर आप खुद से वैल्यूज असाइन नहीं करते अपने मेंबर्स को, तो कंपाइलर क्या करता है कि आपके हर एक मेंबर को एक इंटीजर वैल्यू असाइन कर देता है, और वो इंटीजर वैल्यू स्टार्ट कहां से होती है? 0 से। भाई देखो यहां पे मैंने अभी अपनी तरफ से कोई भी इसको वैल्यू प्रोवाइड नहीं की ना अपने मेंबर्स को, तो बाय डिफॉल्ट कहां से वैल्यूज स्टार्ट हो रही हैं? 0 से। लेकिन भाई देखो, मैं कहता हूं कि भाई अगर मुझे इनकी वैल्यूज खुद से असाइन करनी है, मतलब मैं कह रहा हूं कि भाई मैं नहीं चाह रहा कि इसको 0 से असाइन करना है, 1 से असाइन करना है, या 2 से असाइन करना है, तो ये काम मैं कैसे करूंगा? यहां पे देखो, ये संडे है ना, मैं कह रहा हूं कि भाई ये संडे स्टार्ट होना चाहिए 2 से। कहां से स्टार्ट होना चाहिए? ये संडे स्टार्ट होना चाहिए 2 से। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि अब संडे की वैल्यू क्या है? 2, और जो बाकी की जितनी भी वैल्यूज हैं वो अब एक एक इंक्रीमेंट होती जाएंगी। मतलब संडे के बाद जो मंडे है वो 3 हो जाएगा, ट्यूसडे 4 हो जाएगा, वेडनेसडे 5, थर्सडे 6, ये 7, और ये इस तरह से 8। और ये मैंने असाइन किस तरह से किया? यहाँ पे देखो, संडे इज इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है? मतलब आप अपनी वैल्यूज भी यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हो, लेकिन अगर आप इस तरह से अपनी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करोगे इज इक्वल टू लगा के, तब बाय डिफॉल्ट जो कंपाइलर है वो पहली वैल्यू को 0 से असाइन करता है, और फिर एक एक नंबर इंक्रीमेंट करता रहता है। ठीक है, तो यही बात यहां पे कर रहा है, इफ वैल्यूज आर नॉट असाइन टू इनम मेंबर्स। ठीक हो गया? फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एन इनम विल बी 0 एंड द वैल्यू ऑफ ईच सक्सेसिव इनम मेंबर इज इंक्रीज बाय 1। मतलब देखो वही बात कर रहा है कि पहले मेंबर की वैल्यू क्या होती है? 0, और फिर एक एक वैल्यू क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है दूसरे मेंबर्स के पास। फिर देखो थर्ड पॉइंट, यू कैन असाइन डिफरेंट वैल्यूज टू इनम मेंबर। देखो वही बात आ गई कि आप क्या कर सकते हो? डिफरेंट वैल्यूज असाइन कर सकते हो अपने इस इनम मेंबर्स को, और वो वैल्यूज कोई भी हो सकती हैं, लेकिन होंगी इंटीजर, ये आपने याद रखना है। मतलब आप यहाँ पे 20 कर लो, ठीक है, तो ये 20 से स्टार्ट होगा और फिर 21 22 23 इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट है। मैं इसको वापस 2 कर देता हूं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, अ चेंज इन द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एन इनम मेंबर विल ऑटोमेटिकली असाइन इंक्रीमेंटल वैल्यूज टू द अदर मेंबर सीक्वेंशियली। मतलब देखो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि अगर आपने डिफॉल्ट वैल्यू को चेंज कर दिया, भाई देखो डिफॉल्ट वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? 0 से, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने यहाँ पे इसको 2 कर दिया। तो जब आप वैल्यू चेंज कर दोगे ना, तो आगे की जितनी भी वैल्यूज हैं वो एक एक इंक्रीमेंट होती जाएंगी ऑटोमेटिकली। सही है? मतलब ये सीक्वेंस है, याद रखना। भाई देखो अगर इस तरह से होता, फॉर एग्जाम्पल मैं कंट्रोल Z करता हूं और वापस वो जो डिफॉल्ट होता है ना, मैं उसको सेट कर देता हूं। मतलब डिफॉल्ट क्या होता है? आपके पास 0 होता है। तो भाई देखो अगर मैं यहां पे चेंजिंग कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं ट्यूसडे को यहां पे दे देता हूं 5, ट्यूसडे को क्या दे दिया मैंने? 5। इसका मतलब देखो यहां पे तो 5 आ गया ट्यूसडे में, और वेडनेसडे में 6 आ गया, थर्सडे में 7, फ्राइडे में 8 और सैटरडे में 9। लेकिन इससे पहले जो थे संडे और मंडे, इनके पास 0 और 1 वैल्यू ही रहेगी, क्योंकि देखो मैंने चेंजिंग कहां से की है? मैंने चेंजिंग की है ट्यूसडे से। तो ट्यूसडे से पहले जो भी आपके पास वो डिफॉल्ट बिहेवियर चल रहा था ना, वही चलेगा। जहां से मैंने चेंजिंग की है उसके बाद आपके पास वो इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, तो यही पॉइंट आपके पास इस लास्ट वाले पॉइंट में बता रहा है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब यहां पे देखो इनम कन्वर्जन। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कि इनम के केस में हमें टाइप कास्टिंग भी करनी पड़ती है। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, एक्सप्लिसिट कास्टिंग इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट फ्रॉम एन इनम टाइप टू इट्स अंडरलाइंग इंटीग्रल टाइप। मतलब देखो यहां पे कह रहा है कि भाई आप जब इनम को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या इंटीजर को आप इनम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तब आपको एक्सप्लिसिट कास्टिंग करनी पड़ेगी। एक्सप्लिसिट कास्टिंग का मतलब आपको खुद से टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, डेटा टाइप कन्वर्जन करनी पड़ेगी। भाई आपको पता है ना, 2 टाइप की टाइप कास्टिंग होती है, एक तो इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट वो टाइप कास्टिंग जो C# का कंपाइलर ऑटोमेटिक खुद से कर देता है, लेकिन कहीं कहीं पे कन्वर्जन करते वक्त C# एरर देता है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज करनी पड़ेगी।
ठीक है, तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कब करते हैं और कहाँ करते हैं, यहाँ पे देखो मैं ये दोनों लाइन यहाँ से कमेंट करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल के कंट्रोल सी, और यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, और वो डेज इनम टाइप का होगा, और मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल माई डे, ठीक है। और देखो भाई माई डे के अंदर अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1, क्या डाल दिया मैंने 1, और यहाँ पे देखो अच्छा मैं ना इसको डिफॉल्ट रहने देता हूँ, ये जो मैंने खुद से बनाया था इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मतलब इज इक्वल टू जो 5 लगाया था मैं इसको हटा देता हूँ, और जो भी इसको डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन हुई थी ना, ठीक है, मैं उनको वही रहने देता हूँ, ठीक है। आप चेंज कर सकते हो, ये तो आपको कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ये देखो जो डिफॉल्ट थी वो मैंने यहाँ पे सेट कर दी। तो देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं 1 को इस वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहा हूँ। इसका मतलब देखो 1 पे क्या है, 1 पे है मंडे, तो मतलब मैं क्या चाह रहा हूं कि भाई मंडे चला जाए इस वेरिएबल के अंदर, लेकिन देखो ऐसा हो नहीं रहा, 1 के नीचे एरर आ रहा है। 1 के नीचे एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहां पे मुझे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। मतलब अगर आप 1 के ऊपर माउस लेके जाओ तो देखो क्या कह रहा है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप इन टू सी शार्प इनम्स डॉट डेज। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पे सी शार्प ऑटोमेटिक कन्वर्जन नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखो एंड में क्या लिखा है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन एग्जिस्ट, मतलब आपको खुद से यहाँ पे कन्वर्जन करनी पड़ेगी। तो भाई देखो मैं कह रहा हूँ ये जो 1 वैल्यू है ये बेसिकली किसकी है, इनम की है। तो भाई देखो 1 से पहले मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ और मैं इसके अंदर क्या कह देता हूँ, डेज। ये डेज क्या है, हमारा इनम है। तो देखो जैसे ही मैंने ये लगाया क्या हुआ, एरर चला गया। मतलब ये जो मैंने यहाँ पे पेरेंथीसिस लगा के डेज लिखा है ना, इसका मतलब मैंने इस 1 को कन्वर्ट कर दिया अपने इनम में, और जब मैंने 1 को कन्वर्ट कर दिया इनम में, तो इनम में आपके पास 1 की क्या वैल्यू थी यहाँ पे, मंडे। तो इसका मतलब मंडे यहाँ पे कहाँ पे असाइन हो जाएगा, माई डे में। तो मतलब अगर मैं यहाँ नीचे आऊँ CW टैप टैप करके अगर मैं यहाँ पे माई डे को प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, तो अब इस लाइन पे आप रिजल्ट देखना। देखो मैं अपना कंसोल रन करता हूँ तो ये देखो क्या रिजल्ट मिल रहा है आपको, मंडे। और अगर मैं यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल 0 पास कर दूं, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे 0 पास कर देता हूँ तो 0 में मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, संडे मिलेगा। देखो नजर आ रहा है। और अगर मैंने आपको क्या बताया, अगर मैं यहाँ पे ये जो ट्यूसडे था अगर मैं इसको 5 कर दूं, ठीक है, ट्यूसडे को अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं 5, ठीक है, तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, बाकी सारे आपके पास एक एक इंक्रीमेंट हो जाएंगे, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 पास करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं क्या पास करता हूँ 5, और अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूँ तो देखो रिजल्ट क्या मिल रहा है, ट्यूसडे। ट्यूसडे क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ट्यूसडे को वैल्यू क्या असाइन कर दी थी 5, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो भाई अभी देखो अभी मैं इंटीजर को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इनम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं इसका उल्टा भी कर सकता हूँ, मैं इनम को इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। किस तरह से, यहाँ पे देखो मैं इस लाइन को, इस पोर्शन को कमेंट आउट करता हूँ, और यहाँ पे देखो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर टाइप का और इसको कहता हूँ वैल्यू। और यहाँ पे देखो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे ये मैं कहता हूँ डेज डॉट, और इसमें से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल सैटरडे, ठीक है। लेकिन अभी देखो यहाँ पे आएगा एरर, क्योंकि मैं अब क्या कर रहा हूँ, इनम को मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो इसके शुरू में पेरेंथीसिस लगाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या पास कर देता हूँ, इंट। तो मतलब देखो सैटरडे की इंटीजर वैल्यू क्या है, अगर आप यहाँ पे देखो सैटरडे की इंटीजर वैल्यू है 9, तो ये 9 कहाँ पे चला जाएगा, इस वैल्यू वाले वेरिएबल में। तो अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू वाला वेरिएबल आपको प्रिंट करवा के दिखाऊं, ठीक है, देखो यहाँ पे आके इसको प्रिंट करवाते हैं, रन करते हैं, तो यहाँ पे देखो आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 9। तो समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, मतलब वाइस वर्सा कन्वर्जन की है मैंने यहाँ पे इंट से इनम में भी कन्वर्जन की और इनम को मैंने इंट में भी कन्वर्जन यहाँ पे की। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, ये इनम कन्वर्जन।